पाकिस्तान में सियासी माहौल रोज़ बरोज़ गर्म होता जा रहा है और इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, जलसे और रैलियों का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ और उनके अहल खाना की भारतीय हुकाम से खुफिया मुलाकातें इस वक्त खबरों की जीनत बनी हुई हैं, मगर इनमें कितनी सदाकत है ये ज़ाहिर सवालिया निशान है। हम नहीं जानते जब तक कोई चीज़ प्रूव नहीं कर देती हुकूमत। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, शहबाज शरीफ जेल में हैं। मुस्लिम लीग नवाज से हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की क़यादत कौन करेगा? और नवाज शरीफ के बयानिए पर मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो आवाज़ें उठने लगी हैं, ऐसे में सीनियर क़यादत की राय क्या है? इसके अलावा जो हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद है उसमें PDM की सरबराही मौलाना फजलुर रहमान साहब को सौंप दी गई है और मुत्तहदा अपोजिशन का 11 अक्टूबर को होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया गया है। इसकी क्या वजह है? तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुत्तहदा अपोजिशन के एहतजाजी तहरीकों का भी सामना है। दूसरी तरफ फिर मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई है, उसके भी चैलेंजेस हैं। हुकूमत इन चैलेंजेस से कैसे निपटेगी, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले खुर्रम साहब, आपकी तरफ में आ जाता हूँ। ये जो हुकूमत मुखालिफ जो इत्तेहाद बना है उसमें PDM की सरबराही फजलुर रहमान साहब को जो दी गई है, उसके पीछे क्या राज है? क्या ये वजह है कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो ज़ाहिर है बाहर हैं, तो वो इतना एक्टिवली रोल प्ले नहीं कर सकती? मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो भी चाह रही हैं कि ज़रा अब मैं थोड़ा सा पीछे रहूं, और अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो भी इस पोजीशन में नहीं है कि कोई ऑल पाकिस्तान कोई मूवमेंट चला सके। खुर्रम साहब, आपको आवाज आ रही है? पहले दिन से जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है, बिल्कुल। ठहरिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपको मेरी आवाज आ जाए। आ रही है सर जी। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। मेरा ख्याल है जी हमारी आवाज आ रही है, हमारी हमें आप जा रही है या नहीं जा रही, लेकिन हम दोबारा राब्ता कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। अंदलीब साहिबा की तरफ जाते हैं। अंदलीब साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये जो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, आप लोगों की तरफ से ये बात आ रही है कि जी नवाज शरीफ साहब गद्दार, और ये जो भारतीय लोगों से मुलाकातें हो रही है मरियम नवाज साहिबा की, ये बात आ रही है, फिर वहाँ से भी गद्दार गद्दार की आवाज़ें। ये गद्दार वाला जो मामला है, ये हमारी सियासत किस रुख पर जा रही है? शुक्रिया जी। सबसे पहले तो देखें, ये जो APC हो रही है, जिसको कि हम कहते हैं ऑल पार्टी करप्शन, ये हमने हमेशा प्रेडिक्ट की थी। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत पहले कहा था कि जैसे ही इन पे हाथ डाला जाएगा ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। और जहाँ तक ये है कि जी पहली दफ़ा तो नहीं है, नवाज शरीफ साहब पे तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी कहा था कि इन्होंने पैसे लेके इलेक्शन हमें हरवाया था, और वो आपको सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था असगर खान की केस में, उन्होंने इसकी तस्दीक की थी कि जी पैसे लिए गए थे। तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट इसलिए बनता है क्योंकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की एक हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री ये है कि ये हमेशा इदारों के, जब इदारे इनको फैसिलिटेट करते हैं तो ये इदारों की साथ और नीचे चलते हैं। जब इदारा इनको क्वेश्चन करता है इनकी रॉन्ग डूइंग्स पे और इनका साथ नहीं देता, तो फिर ये उन पे हमला कर देते हैं। अभी इन्होंने जो तकरीर की है अपनी पार्टी और APC में, उन्होंने साफ कहा कि जी हमारा मुकाबला नंबर 1 इमरान खान के साथ नहीं है। उन्होंने कहा हमारा मुकाबला है उनके साथ है जो उनको लेके आए हैं। नहीं, ये तो नवाज शरीफ साहब ने कहा। शहबाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा हमारा मुकाबला इमरान से ही है और हुकूमत बहुत बुरी परफॉर्मेंस दिखा रही है। ये शहबाज शरीफ का था स्टांस। जी, वो मरियम ने भी इसको सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी उनका बयानिया फ़र्क है, वो मकामियत चाहते हैं। मैं और मेरे वालिद साहब जो हैं वो इस बोझ को लेके चलेंगे, और हो सकता है बहुत से हमारी पार्टी के इस बोझ को ना लेके चले। तो वो तो उनकी पार्टी में फूट तो ऑलरेडी पड़ चुकी है, कुछ MPs भी इससे हैं। क्योंकि देखिए किस तरह से हो सकता है, मुझे बताएं। ये तहरीक निकालेंगे कि आए हम अपने इदारों को हमला करते हैं, मतलब अदालत भी इनकी हिस्ट्री है, अदालतों पे हमला इनकी हिस्ट्री है। उसके बाद इनकी पैदाइश कहाँ से हुई? ज़ियाउल हक से हुई। ज़ियाउल हक ने इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, नवाज शरीफ को फिर इनको चीफ मिनिस्टर बनाया, और यहाँ खड़े होकर लाहौर में कहा कि ये इनका किला हमेशा कायम रहेगा। ये इदारों की मुदाखलत की जब बात करते हैं, इनकी हिस्ट्री इनको डिफाई करती है। इन्होंने मुशर्रफ के साथ भी डील की, उसके बाद कहा डील कोई नहीं हुई। उसके बाद वो प्रिंस अब्दुल्ला आए, उन्होंने डील दिखाई पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
तो अभी ये हुआ कि पहले ही हमारे पास आए वो नैब के 34 शिफ्ट लेके कि हम फैटअप में आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे जब तक ये नहीं करेंगे। हमने कहा नहीं, हम आपको एनआरओ नहीं देंगे। उसके बाद जुबैर साहब जो थे, उससे पहले भी लोग जाते होंगे क्योंकि 8 महीने तो मरियम खामोश थी। और जुबैर साहब को जब उन्होंने कहा कि जी आप अदालतों को रेफर करें, और जुबैर साहब माने के केसेस डिस्कस हुए थे, वहां से भी इनकार हो गया। तो अब इन्होंने कहा कि जी अच्छा फिर अगर मैं तो ये देखिए ये बात फिर कहाँ से आ जाती है कि भाई ये भारतीयों से मिल रहे हैं और खोकर पैलेस में मिल रहे हैं, इसके कोई सबूत हैं ऐसे कि जो आवाम के सामने लेकर आ सकें? ऐसे किसी पर आप इल्ज़ाम लगा दें तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि सबूत तो है और इन्होंने इसको सू नहीं किया। सचिन जिंदल जो है वो राइट हैंड मैन है और मोदी के, और वो इनके बेस्ट फ्रेंड थे, विदाउट वीज़ा आए थे। उस वक्त भी हमने बहुत ह्यू एंड क्राई किया, लेकिन उस वक्त ये हुक्मरान थे। इन्होंने फिर मोदी इनकी पर्सनल शादी पे भी आया, और बरखा दत्त ने किताब में लिखा हुआ है कि जी ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द मीटिंग, 2 घंटे की मीटिंग छुप के, और ये उसके लफ्ज हैं, छुप के इन्होंने अपने इदारों से मोदी के साथ की। अच्छा वो छपी किताब, मैं तो सोच रही थी ये इसको सू करेंगे, डिफेमेशन नोटिस करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, इन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब है कि इन्होंने माना कि ये हुई थी और ये इदारों से छुप के हुई थी। खुर्रम साहब के पास जाते हैं, पूछते हैं भाई क्यों मिलते हैं। खुर्रम साहब क्या वजह है? हमारे साथ ही रहिएगा जी। खुर्रम साहब क्या वजह है, क्यों मुलाकातें होती हैं और मुस्कुरा रहे हैं सर आप? ऐसी मुलाकातें जिनको फिर बाद में आप लोग डिनाई भी ना कर सकें, ना सू कर सकें, तो ये फिर मुलाकातें तो सही नहीं है। मैं इसलिए मुस्कुराया कि इमरान खान साहब ने रेहाम खान को भी सू नहीं किया। उन्होंने भी एक किताब लिखी थी, अभी तक सू नहीं हुआ उनको। और ये मतलब आप उनको फॉलो कर रहे हैं? हाँ, नहीं मैं उनको फॉलो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो सारी गुफ्तगू है, ये अगर अपोजिशन के दूसरे लोग जो हैं वो हम देख रहे हैं, हुकूमत के वज़रा 3-3 दर्जन जो हैं वो टीवी पर आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने ये बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने इंतहाई बदहवासी का सबूत दिया है, ये इल्ज़ाम अपनी तकरीर जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें लगा के, क्योंकि ये वो इमरान खान है जो अब खुद दरखास्त करके नई दिल्ली जाके मोदी को मिले थे। ये मतलब वही मैं कह रहा हूं कि आप फॉलो कर रहे हैं उनको। क्या खान साहब ने मुकदमा नहीं किया, सू नहीं किया, रेहाम खान को आपने भी नहीं किया। खान साहब ने दरखास्त करके मुलाकात की मोदी से, आप लोगों ने भी उनके लोगों से मुलाकातें की, तो आप लोग तो फिर सब सेम ही हुए। हमने कोई दरखास्त करके मुलाकात नहीं की। साइड लाइन्स में बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं कॉन्फ्रेंसों में जिनको डिक्लेयर नहीं किया जाता, लेकिन आप ये देखें ना कि अमल क्या हुआ। अमल ये हुआ कि इमरान खान साहब के दौर में हिंदुस्तान ने पहले 50 साल के बाद हिंदुस्तानी जो जंगी जहाज हैं उन्होंने पाकिस्तान की सरहद तोड़ी और बालाकोट पर बमबारी की। उनको ये जुर्रत हुई, उनको ये मालूम था कि हुकूमत कमजोर है। जो काम हिंदुस्तान ने हुकूमत ने मगर जवाब तो दिया ना उनको, हमारी फौज ने जवाब दिया उनको और बता दिया कि कोई गलत फहमी में ना रहे। जी नहीं, तो फिर 5 अगस्त को जब कश्मीर हड़प किया गया तो ये अभी तक मफलूज और मफरूर हैं कि ये दुनिया के किसी भी सफारती जो फोरम है उससे हिंदुस्तान की मजम्मत में एक लफ्ज हासिल नहीं कर पाए। हमें बड़ा बताया गया कि जी पता नहीं सिक्योरिटी काउंसिल में कोई मीटिंग होती है, भाई कोई अलामिया सामने आएगा तो हम देखेंगे ना कि पता चलेगा। तो फिर खुर्रम साहब आप लोग अगर होते और यही कश्मीर का मामला हो जाता, मोदी हड़प लेता उसको एक तरह से, हम तो ये नहीं मानते कि उसने हड़प लिया, उसने कोशिश जरूर की है, लेकिन अभी भी मामला यूएन में तो मौजूद है, आप लोग क्या करते? जी पूरी दुनिया में बजाय ये कि वजीर खारजा मुल्तान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो मॉस्को से और लंदन से और वॉशिंगटन से और सोल से और बीजिंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, पूरी दुनिया की हिमायत हासिल करते ताकि हम हिंदुस्तान के ऊपर वो सफारती दबाव डाल सकें। लेकिन मतलब आप कह रहे हैं उनको कोशिश ही नहीं बाहर जाना चाहिए एक दफा गए ह्यूमन राइट्स जनीवा में और वहां भी ये हमें ये सुना दिया कि जी हमें तो 50, इमरान खान साहब ने फरमाया कि जी 58 मुल्कों की हमायत हासिल है, हालांकि उसके तो जो अरकान है वो हैं 47, और वहां भी एक रेजोल्यूशन दाखिल कराने की भी हिम्मत नहीं हुई, जिसका नतीजा ये है कि अब ये कश्मीर का जो मामला है, बजाय ये कि इसको किसी सफारती सतह पे उठाया जाता, भाई नगमे रिलीज करने से तो कश्मीर आजाद नहीं होगा, नक्शे रिलीज करने से कश्मीर आजाद नहीं होगा।
कश्मीर के ऊपर पेशरफ तो तभी होगी। नहीं, लेकिन सिंबॉलिक जेस्चर्स है ना, ये तो आपने दो चीजों को मिक्सअप कर दिया। मतलब फिर ये लोग कहते हैं कुलभूषण पे आप लोग नाम नहीं लेते थे उसका, आप लोग फिर क्यों नहीं उसका नाम लेते थे सिफारती ये जो फॉरम्स है उन पे कुलभूषण का? जी, कुलभूषण एक जासूस है जिसको नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान पकड़ा गया था। इस हुकूमत ने कुलभूषण की सहूलतकारी के लिए पहले एक खुफिया ऑर्डिनेंस जारी किया और फिर जब वो ऑर्डिनेंस पूरी कौम के सामने आ गया तो फिर उतनी ही ढिठाई से कुलभूषण की सहूलतकारी करते हुए उस ऑर्डिनेंस को 120 दिन की एक्सटेंशन दी है। तो ये तो ऑन रिकॉर्ड है कुलभूषण की सहूलतकारी। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो कुलभूषण को जो है वो आज़ाद करना चाह रहे हैं, दोबारा हिंदुस्तान को भेजना चाह रहे हैं और पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। ये फिर वही बात आ गई ना कि ये भी गद्दार हैं, ये आप लोगों पे गद्दारियां करने का वो कर रहे हैं, आप लोग इन पे कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी तरफ हमारी सियासत जा रही है। अंदलीब साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा। ये अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो क़यादत सौंपी गई है, आपका क्या ख्याल है इस क़यादत में क्या होगा? और ये मौलाना साहब अब जब निकलेंगे तो लगता है कुछ कर पाएंगे? देखिए, मैं 3 पॉइंट्स पे बात करूंगी। नंबर 1, इन्होंने कहा कि जी हवास बाख्ता हो आ रहे हैं खुर्रम साहब आपकी तरफ। तो आप देखें कि हवास बाख्ता तो ये खुद हो गए हैं, वो एपीसी मूवमेंट शुरू होने से पहले ही डगमगा गए। एक सेकंड, अंदलीब साहब, खुर्रम साहब मेरा ख्याल है हमारे साथ स्काइप पर हैं, तो उनकी आवाज को जो बोलना चाह रहे हैं कट रही है, आपसे मुखातिब हैं। जी खुर्रम साहब। जी मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब मेरी वो आपको ही कुछ कह रहे हैं बेसिकली, वो आपको कुछ कह रहे हैं, आप फिर इसका जवाब दे दीजिएगा सुन के। जी खुर्रम साहब। मैं वैसे बोल रही थी बीच में दोबारा मुंतखब हो जाए तो वो कश्मीर के लिए अच्छा होगा। ये बयान आज तक नवाज शरीफ ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कभी। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने ऐसा। जी अंदलीब साहिबा। जी अंदलीब साहब, दरअसल आपको काटने का मकसद ये था कि वो स्काइप से जब कॉल में आवाज आती है तो हमें दोनों में से किसी की आवाज नहीं आती है। कश्मीर। जी अंदलीब साहिबा। अच्छा मैं बोलूं? जी जी जरूर। मैं बोलूं? अच्छा जी। तो 3 पॉइंट मैंने बाहर लाने थे। नंबर 1, इन्होंने कहा जी हवास बाख्ता है, तो हवास बाख्तगी तो इनकी अपनी देखें कि एक जलसा करना था, उस पर कब से कि जी एपीसी होगी, फिर रैबर कमेटी बनेगी, फिर रेजन कमेटी बनेगी, वो जलसा ही पोस्टपोन हो गया जी। आपको पहले ही पता लग जाना चाहिए कि वो जलसे 11 पार्टियां, 11, एक पीटीआई ने 4-5 साल मूवमेंट की थी और करोड़ों जलसे किए थे 2-2 दिन के नोटिस पे, आपको भी पता है। 11 पार्टियां, पहला जलसा पोस्टपोन हो गया। और पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है खुर्रम दस्तगीर साहब पे। सेकंड पॉइंट मेरा यह है, मुझे अफसोस इसलिए हुआ है कि इन्होंने अपनी फौज को अंडरमाइन फिर से किया है। ये ऑन रिकॉर्ड आप ये देख लेना। इन्होंने कहा कि जी इतने उनके बम्बार आए और पाकिस्तान में उन्होंने आके हमला किया बालाकोट पे और कुछ भी ना कर सके। इमेजिन करें, ये वो नैरेटिव है जो इंडिया ने शो किया है और सारी दुनिया ने सुनाई की है। सारी हिंदुस्तान को 50 साल के बाद जरूरत हुई। एक मिनट रुकिएगा खुर्रम साहब, खुर्रम साहब रुकिएगा, अभी दिलीप साहब बात कर रही हैं। इंडिया की बेइज्जती हुई, हमने उनका पायलट कैप्चर किया, ये तारीख है। आपकी तरफ आएंगे खुर्रम साहब, आप पॉइंट दे दीजिएगा, अभी उनका जुमला मुकम्मल होने दीजिए। दस्तगीर साहब जो है वो नवाज शरीफ की तरह अपना नैरेटिव फौज पे अटैक करके उनकी कारकर्दगी पे उनको कमजोर करने के लिए इंडिया का नैरेटिव अभी इन्होंने रिपीट किया है। नंबर 2। नंबर 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने पूछी कि जी मौलाना फजलुर रहमान को इन्होंने क़यादत दी है। आप देखें कि क़यादत का कितना बड़ा फुकदान है। मतलब वहां बैठे हुए, वो तो वैसे आप लोगों ने उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया ना, सबको जेलों में डलवा दिया। मैंने अल्ताफ हुसैन का सिर्फ देखा था कि बाहर बैठे हो, रेस्टोरेंट्स में खाने खाए, घूमे फिरे, 6-6 घंटे की मीटिंग्स करें और कहें कि जी चलो खुर्रम दस्तगीर सारे आगे निकलो, इनके बच्चे आगे निकले, इनके बच्चे जो है वो मूवमेंट करें। इनके बच्चे, नवाज शरीफ के बच्चे, नवाज शरीफ के बेटे, नवाज शरीफ के भांजे, इसहाक डार के बेटे वो ना आए, वो बाहर बैठ के लंदन की फजाओं से कहे ओके कम ऑन, मुकाबला करो अपने इदारों से, हमला करो अपने इदारों पे। ये मैंने पहली दफा देखा। और मौलाना फजलुर रहमान को कह दें, जिनके ऊपर सब जानते हैं कि वो तो जिसको कहते हैं ना, हर खेत में हर हुकूमत के साथ, मुशर्रफ के साथ भी वो थे, सिर्फ एक हुकूमत ने उनको नहीं लिया और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने। तो आप सोचें, इसलिए क्योंकि वो वाहिद है जो अपने स्टूडेंट्स ला सकते हैं। इनको पता है
आप लोग अगर दलीप साहिबा उनको साथ मिला लेते तो आप लोगों के लिए मुश्किलात क्या पता कम ही हो जाती। कादरी को ले आए वो ठीक है, ताहिरुल कादरी बिल्कुल ठीक है। ताहिरुल कादरी का कह रहे हैं खुर्रम साहब, वो आया और चला गया, उसके बाद भी हमने धरना रखा कि कितने महीने, ये तो पहला ही इनका पोस्टपोन हो गया मामला। आप पूछ लेते हैं क्यों पोस्टपोन हुआ खुर्रम साहब, ये वजह क्या बनी कि ये 11 तारीख वाला जलसा भी और 25 तारीख वाला जलसा आप लोगों को लगा कि भाई कुछ बात बन नहीं रही तो दोनों को ज्वाइन करके एक कर लिया 18 वाला, ये मामला क्या हुआ? ये कोयटा में जलसा होगा और उसकी जो मुश्तरका मेजबानी है वो पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान वो करेंगे। उसकी जो ऑल्टरनेट डेट्स हैं वो भी सामने आ जाएंगी। हमें तो पाकिस्तान में एक आइन की अमलदारी कायम करनी है जिसके लिए तहरीक हो रही है, जिसमें बहुत नहीं, वो जलसा मुलतवी क्यों हुआ ये बता दीजिए पहले, जलसा मुलतवी क्यों किया गया, वजह क्या बनी? मैं बराह रास्त उससे आगाह नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में एक बेहतर इंतजाम के लिए ये फैसला किया गया होगा। और ये देखिए ना, जब आप शहबाज शरीफ को जेल में डाल देंगे तो फिर सरबराही कौन करेगा? जब सबसे बड़ी पार्टी की का जो सरबराह है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उसे आपने पहले भी 133 दिन जेल में रखा, अब आपने फिर उसको जेल में डाल दिया है और उसके ऊपर मरियम या वाई, चले वो भी जाहिर है वो उस पे जमानत पे बाहर हैं, तो वाई नॉट बिलावल या जरदारी साहब? जी हमारे ख्याल में मौलाना जो हैं वो चूंकि पहले दिन से इस हुकूमत के खिलाफ बहुत जज्बे से बरसरे पैकार हैं। वो पिछले साल उन्होंने एक बड़ा फकीदुल मिसाल मार्च भी किया था, धरना भी दिया था, तो उन्होंने अपनी जो इस हुकूमत के खिलाफ जो उनकी मूवमेंट है उसको साबित किया है। तो इसीलिए सबने उसको एक एक्नॉलेज करते हुए, और एक छोटे सूबे से उनका ताल्लुक है लिहाजा उसको भी एक्नॉलेज करते हुए ये सरबराही उनको सौंपी गई। अच्छा, लेकिन खुर्रम साहब ये भी बताइएगा कि आप लोगों का क्या है डिजायर्ड आउटकम इस सारी मार्च से, रैली से क्या है? पीपल्स पार्टी तो इस्तीफे नहीं दे रही, तो आप लोगों के पास फिर आईनी रास्ता क्या है हुकूमत को या खान साहब को घर भेजने का? जी डिजायर्ड आउटकम तो ये है कि पाकिस्तान में जल्द अज जल्द अगले चंद माह में साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात, 2018 की तरह अवाम का मैंडेट चोरी ना हो, उस तक हम जाना चाहते हैं। और उसके लिए हम इस्तीफे नहीं देंगे, जो कि फास्ट एंड मतलब जिसे आप कहते हैं कि इफेक्टिव तरीन उसका तरीका कार है, लेकिन हम जल्द से और जुलूसों और रैलियों से ये काम करेंगे। इस तहरीक को जो शुरू हो रही है उसमें एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब इस्तीफे देने हैं और वो हम देंगे। तहरीक का आगाज इस्तीफों से नहीं हो सकता। इस्तीफे तो एक फाइनल ब्लो है कि जब इस हुकूमत को समझ आ जाए कि वो 158 लोगों के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं वो नहीं करा सकते, वो सेनेट के अंदर जो है जब सेनेट की मेजॉरिटी सीटें खाली हो जाएं वो उसके इंतखाबात नहीं करा सकते, सूबाई असेंबलियों में 150 इंतखाबात नहीं करा सकते, तभी अभी उसका मौका नहीं है। लेकिन सब जमातें इस पर एग्री हैं कि हमें इस्तीफे इवेंचुअली देने हैं। दलीप साहिबा, हैंडल कर लेंगे आप लोग? मौलाना साहब अगर सरबराही करेंगे तो सड़कों पे निकलेंगे, अपने लोगों को लाएंगे। याद होगा आपको कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इनकी एपीसी की, तो उसमें शहबाज शरीफ ने बिल्कुल बिलावल भुट्टो को कहा था कि मैं नहीं, ये तुम जवान हो, तुम ये क़यादत करोगे। तो शहबाज शरीफ तो आपको पता है पहले ही भाग गए थे, और मरियम ने भी कहा कि वो मेरे जो चचा हैं उनको मफाहमियत की सियासत पसंद है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है। तो चूंकि वो फैमिली में इतने झगड़े हैं, लीडरशिप लेने को कोई तैयार नहीं है, कुछ लोग बाहर की हवाओं में अपने आप को इल्ताफ हुसैन की तरह वहाँ से इदारों पे कि जी हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला तो उनको लाने वालों से है, ये 5 बुत जो जजेस हैं। तो आप लोग हैंडल कैसे करेंगे? वो पॉइंट का जवाब देना। मौलाना साहब ले आएंगे अपने लोगों को, पिछली दफा भी आ गए थे और वो यहाँ बैठ गए थे इस्लामाबाद में, तो फिर तो आप लोगों के हाथ से निकल जाता मामला। ये तो चौधरी शुजात वगैरह साहब आ गए और फिर उनसे मुलाकातों का कुछ सिलसिला हुआ, तो इस दफा क्या करेंगे आप लोग? आप लोगों का प्लान क्या है? हमने तो आपको पता है पहले भी कभी नहीं कहा, हमने कहा कि आप आके बैठे। अब ऑब्वियसली देखिए उन्होंने क्या कहा था, मौलाना फजलुर रहमान ने, उन्होंने कहा कि मुझे धोखा दिया है पीपल्स पार्टी ने भी
और पीएमएलएन ने भी पंजाब में ही आए बंदे इकट्ठे नहीं हुए, आगे गए बंदे इकट्ठे नहीं हुए, तो ही वाज वेरी अपसेट कि ये इनको आके बस उधर खड़े होके उनके साथ हाथ उठाए, बंदे नहीं ला सके ये। तो अभी ला सकेंगे? इसीलिए खुर्रम साहब से पूछ लेते हैं ना ये तो। अभी तो पोस्टपोन हो गया ना, तो हाँ, पोस्टपोन हो गया, लेकिन आप लोगों में भी बौखलाहट, जरा वो लोग कह रहे हैं ऑपोजिशन वाले कि आप लोगों के भी रोजाना 2-4 मतलब आधा दर्जन वजीर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। इफ यू आर सो स्ट्रांग तो फिर क्या जरूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? हमें करने दें जो हम कर रहे हैं। जो स्ट्रांग है तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हमें तो इसमें साफ पता चल रहा है। अभी देखें जो खुर्रम दस्तगीर ने कह दिया, उससे पता चल गया कि ये सेम माइंडसेट, मैं समझ रही थी सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम बोझ उठाएंगे, लेकिन ये माशाल्लाह ये भी कहते हैं कि जी फौज ने काम नहीं किया। और एक तरफ अपोजिशन का माइंडसेट है, एक तरफ हुकूमत का माइंडसेट है। अब देखते हैं कि जो आवाम का माइंड है वो किस जानिब सेट होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।